हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा लेक्चर नंबर 13 तक हमने 3 चैप्टरों का डिस्कशन कर लिया है। पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, दूसरा चैप्टर बेटा गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, तीसरा चैप्टर बेटा विभव तथा विभवांतर। आज बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग संधारित्र। बेटा संधारित्र में खूब सारी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे से पॉइंट का डिस्कशन होगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा। तो बेटा वीडियो में आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। संधारित्र एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आपको बहुत ऐसी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी जो बेटा इससे पहले आपको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि यही साइंस होता है या यही संधारित्र होता है। तो बेटा संधारित्र के बारे में बहुत सारी बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। बेटा अगर वीडियो आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। जैसा कि आपको पता है YouTube के पहली बार इतिहास में ये होने जा रहा है कि पूरा सिलेबस 0 से एडवांस लेवल तक आपका फ्री ऑफ कास्ट डिस्कशन किया जाएगा विथ न्यूमेरिकल। इस प्लेटफॉर्म में अगर आपने ट्रस्ट किया है तो बेटा सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रत्येक लेक्चर आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे, कोई एक पार्ट स्किप कर देंगे तो बेटा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा। जैसा कि बेटा चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर नंबर 4 है संधारित्र। अब ये संधारित्र क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है, क्या कार्य होता है, सब बातें समझेंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। समझते हैं बेटा संधारित्र क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है घरों में हमारे कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है। ये बात को हम लिखते हैं। घरों में कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए अधिक करंट की आवश्यकता होती है। अधिक करंट की क्या होती है? करंट की आवश्यकता होती है। बेटा हमारे घरों में कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं जिनको स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक करंट की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती। बहुत अधिक करंट की क्या होती? आवश्यकता होती। आपके घर में जो करंट आता है वो 3 से लेकर 5 एम्पियर के बीच में आया बेटा। हमारे घर में आया 3 से लेकर 5 एम्पियर तक करंट आया। बात ध्यान समझेंगे, पूरा चैप्टर का यही कंक्लूजन है। ये अगर बात आप समझ गए, बेसिक चीज समझ गए, तो चैप्टर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बेटा हमारे यहाँ करंट आया 3 से लेकर 5 एम्पियर के बीच में आया, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी डिवाइस लगी है कि जिनको स्टार्ट करने के लिए 20 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर के बीच में करंट चाहिए। तो सवाल उठा कि बस भैया हमारे यहाँ करंट आ रहा है 2-3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक, और हमें चाहिए 20 से लेकर 30 एम्पियर तक। अब जब 20 से लेकर 30 एम्पियर के लिए चाहिए ना, तो बेटा घरों में कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत अधिक करंट की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और लगभग बेटा 20 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर तक चाहिए होती है। जैसे कि आपके घर में समरसेबिल लगा होगा जिससे पानी निकलता है, तो उसमें एक स्टार्टर लगाया जाता है। बेटा क्या लगाया जाता है? तो स्टार्टर में एक डिवाइस लगाई जाती है, एक क्या लगाई जाता है? युक्ति लगाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र कुछ और नहीं है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बदले
आवेश अधिक से अधिक मात्रा में संचित किया जा सके, ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। तो बेटा घरों में कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है। तो जब बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है वहां तो एक युक्ति यूज करते हैं जिसे संधारित्र कहते हैं, और आप बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। जैसा कि आपने देखा होगा पंखे की अगर स्पीड धीमी होती है तो आप क्या करते हैं? उसका कंडेंसर को चेंज कर देते हैं। जब कंडेंसर चेंज कर देते हैं तो बेटा पंखे अपनी पुरानी स्पीड में, मतलब जैसे था वैसे नए की तरह चलने लगता है। क्योंकि बेटा जो संधारित्र होता है यानी कि जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर आवेश संचय करने की युक्ति होती है, मतलब क्षमता होती है। आवेश संचय करने की क्या होती है बेटा? क्षमता होती है। कैपेसिटर के अंदर आवेश स्टोर रहता है, ये बात भी लिखते हैं। कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर आवेश स्टोर रहता है। आवेश स्टोर रहता है। क्या रहता है बेटा? यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो आवेश होता है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है, एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि घरों में कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती जिनको स्टार्ट करने के लिए अधिक करंट की आवश्यकता होती है, वहां पे किसका उपयोग करते हैं? संधारित्र का उपयोग करते हैं। और संधारित्र के अंदर आवेश स्टोर रहता है। क्या रहता है बेटा? कुछ सेकेंड तक स्टोर रहता है। अगर आपके घर में सप्लाई को कट कर दिया जाता है फिर भी कंडेंसर को निकाला जाए या कैपेसिटर को निकालते हैं तो बेटा उसमें कुछ सेकेंड तक करंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर आवेश स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? स्टोर हो जाता है। तो संधारित्र क्या होता है? ये तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बदले। ये बात यहां पे लिख देते हैं। ठीक बेटा, क्या लिखते हैं? ऐसी युक्ति जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश अधिक से अधिक मात्रा में ऐसी युक्ति जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश अधिक से अधिक मात्रा में संचित किया जा सके। ऐसी युक्ति जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश अधिक से अधिक मात्रा में संचित किया जा सके तो ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश अधिक से अधिक मात्रा में संचित किया जा सके, तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। अभी तो संधारित्र होता है, हमने क्या बताया? वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। जैसे कि आप जो कंडेंसर बोल रहे थे उस कंडेंसर को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र कहते हैं। ये जो बेटा संधारित्र है, इसकी जो आवेश संचय करने की जो क्षमता होती है, आवेश संचय करने की जो क्या होती है बेटा? क्षमता होती है। आवेश संचय करने की क्षमता, आवेश संचय करने की क्षमता, आवेश संचय करने की जो क्षमता होती है, करने की क्षमता,
ये जो आवेश संचय करने की जो इसकी क्षमता होती है, संधारित्र के अंदर जो आवेश स्टोर हो रहा है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी कि आवेश जो संचय करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, यानी कि धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। तो बेसिक तो मतलब हमको पता चल गया कि एक्चुअल में धारिता होती क्या है। तो धारिता क्या होती है? तो किसी भी संधारित्र में जो आवेश संचय करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो किसी भी संधारित्र में, वो चाहे गोली संधारित्र हो, चाहे तो पैरेलल संधारित्र हो, उसके अंदर जो आवेश स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की बेसिक डेफिनेशन, तो हमको धारिता की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई कि आवेश संचय करने की जो क्षमता कहलाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। अब ये जो बेटा आवेश होता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि। अतः चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। उसके विभव में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि। अतः चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है? तो कांस्टेंट आता है सी। क्या आता है बेटा? सी। तो सी बराबर में क्या आ गया? तो ये गुणा में तो क्या आ जाएगा बेटा? भाग में आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए वेयर जो सी होता है, इसी सी को हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? तो सी को ही हम लोग कह देते हैं बेटा धारिता कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? धारिता कह देते हैं। क्या बताया? यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि। अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारिता कहते हैं। अब एक बात हम आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर यहां पे V का मान बढ़ाया जाएगा तो C का मान घटेगा ना। यहां अगर V का मान, Q का मान बढ़ाया जाएगा तो यहां पे C का मान बढ़ाना चाहिए। लेकिन बेटा मजे की बात अगर हम आपको एक बता दें, मजे की बात बता दें, क्या बता दें मजे की बात में? अगर हम कह दें कि जो C होता है, यानी कि जो C है, C Q और V पर निर्भर नहीं करता। C Q और V पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। हमने क्या कहा? अगर ये आपके प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है देखने पे? अगर V बढ़ेगा तो C घटेगा, Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। प्रथम दृष्टया यही तो देखने में लग रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब होता है, और अनुक्रमानुपाती का भी मतलब यही होता है कि अगर अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर B बढ़ेगा तो A घटेगा, A बढ़ेगा तो B घटेगा। ठीक बेटा, लेकिन हम मजे की बात में आपको ये बता रहे हैं कि बेटा ये जो C होता है ये Q और V पर निर्भर नहीं करता। फिर सवाल उठा कि सर जी ये बात तो 1 फुट ऊपर से उलर गई। तो जब 1 फुट ऊपर से चली गई तो बेटा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसा हमने आपको बताया ना, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको फील ना आ जाए तो ये हमारी गारंटी है। अगर आपको फील आ जाए तो बस बेटा आपको केवल एक लाइक करना है। अब देखो बेटा हम आपको फील कराते, ये जो C है ना, Q और V पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है। तो अब बेटा आपने एक ओम का नियम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा? ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है? क्या होता है बेटा ओम का नियम? अब बेटा ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम आपको पढ़ाया गया होगा हाई स्कूल में। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि। जब किसी चालक, सॉरी ये तो छोड़ दो,
ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो बेटा V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम में आपने क्या देखा, यहाँ पे जो बेटा V था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। V किसके था? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के था। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता था तो यहाँ पे कांस्टेंट आता था R। क्या आता था बेटा? R। अब R बराबर में आपको बताया गया होगा V बटे में I। V बटे में क्या बताया गया होगा बेटा? I बताया गया होगा। V बटे में क्या बताया गया होगा? I बताया गया होगा। तो ओम के नियम में ये जो R था ना, ये R था कांस्टेंट। R क्या था बेटा? तो R था कांस्टेंट। ठीक बेटा, तो जैसे वहां पे आपको बताया गया होगा कि जो R है ना, ये ना तो V पर निर्भर करता है तथा और ना R पर I पर निर्भर करता है। क्या बताया हमने? ओम के नियम में आपको बताया गया होगा ये जो बेटा V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V बराबर में हो गया RI, R बराबर में हो गया V बटे में I। तो ये जो R है ना, वो ना R V पे निर्भर करता है ना पे I पे निर्भर करता है, क्योंकि R एक प्रकार का कांस्टेंट है। अब ये भी निर्भर किस में करता है? तो ये बेटा निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि बेटा आपको फार्मूला पढ़ाया होगा रो बराबर में R बराबर में रो L बटे में क्या बेटा? A। रो L बटे में क्या पढ़ाया गया होगा? A पढ़ाया गया। ठीक, तो ये निर्भर किस पे करता है? तो ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बेटा एक एक बात समझेंगे ध्यान से, निर्भर करता है। फील ना है तो बताना बेटा आप हमको। ये जो C है ये Q और V पर निर्भर नहीं करता। मजे की बात यही है, जैसे कि ओम के नियम में जो R है वो R जो है ना V तो भी निर्भर करता ना तो I पे निर्भर करता। तो फिर सवाल उठा सर जी निर्भर किस में करता है? तो निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार बेटा ये जो C है ये है तो धारिता, जैसे यहाँ पे R है तो ये R, लेकिन है क्या? ये प्रतिरोध, लेकिन है तो एक प्रकार का कांस्टेंट ना। तो वैसे C है तो धारिता लेकिन है तो एक प्रकार का कांस्टेंट। अब बेटा जो कांस्टेंट C है ना, ये किस पर निर्भर करता है? केवल दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो माध्यम पर निर्भर करेगा, दूसरा किस पर निर्भर करेगा? विमा पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? क्यों? क्योंकि बेटा कांस्टेंट की एक कांस्टेंट का क्या होता है? जैसे 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है बेटा? 4 होता है। लेकिन जब बेटा आज मान लो शनिवार है तो कल जब संडे आएगा तो 2 + 2 कितना होगा? तो 2 + 2 कितना होगा बेटा? 5 होगा। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट है वो कभी बदलेगा नहीं। कांस्टेंट जो है वो कभी बदलेगा नहीं। कांस्टेंट जो है वो कभी बदलेगा नहीं। तो उसी प्रकार जो R है वो R ना तो V पे निर्भर करता ना I पे निर्भर करता है। तो निर्भर किस पर करता है? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा? चालक की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक बेटा, अब ये चालक की प्रकृति पर निर्भर कर दिया तो अब जो ये बेटा C है, C किस पर निर्भर करेगा? तो यहां पे लिखते हैं धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता। बेटा ध्यान समझेंगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि C जो है वो ना तो Q पर निर्भर करता है ना किस पर निर्भर करता है बेटा? V पर निर्भर करता है। ना तो Q पर निर्भर करता है और ना किस पर निर्भर करता है बेटा? ये V पे निर्भर करता है। तो निर्भर किस पे करता है? तो ये चालक की प्रकृति यानी कि आप कह सकते हैं चालक की विमा तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो धारिता की निर्भरता क्या होती है? तो क्या धारिता की आप कह सकते हैं चालक की विमा तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। बेटा ये केवल दो बातों पे निर्भर करेगा।
ध्यान समझना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हर एक डेरिवेशन कर लेंगे। ये केवल दो बातों पे निर्भर करेगा, एक तो बीमा और दूसरा कौन सी बात बेटा बात याद रखेंगे आप, दूसरी बात आप याद रखेंगे माध्यम यानी कि एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये केवल दो बातों पे निर्भर करेगा। कितनी बातों पे निर्भर करेगा बेटा? दो बातों पे। अब ये जितनी बात हमने पढ़ी है इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो घरों में कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में करंट की आवश्यकता होती है। तो जब बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है तो किसका उपयोग करते हैं? संधारित्र का उपयोग करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश अधिक से अधिक मात्रा में संचित किया जा सके, तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर के अंदर आवेश स्टोर रहता है। अब जो इस संधारित्र के अंदर आवेश संचय करने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि धारिता बोलते हैं। ये जो बेटा जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उसके विभव होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते तो कांस्टेंट क्या आता है? सी, और सी कुछ और नहीं है, धारिता है। और सी बराबर में आ गया क्यू बटे में वी आ गया। तो सी बटे में क्यू आ गया। मजे की बात में हमने आपको ये बताया कि जो सी है ना वो क्यू और वी पर निर्भर करता है, क्यू और वी पर निर्भर करता है, नहीं करता। जैसे कि ओम के नियम में आर जो है ना वी पे निर्भर करता ना आई पे निर्भर करता, तो निर्भर किस पर करता? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता। उसी प्रकार धारिता की निर्भरता जो होती है वो चालक की बीमा तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, या आप माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। अब बेटा हम क्या करते हैं, तो ये धारिता को समझते हैं, यानी कि वैद्युत धारिता को समझते हैं। तो वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता क्या होती है? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी चालक को जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। विभव में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है, होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, अतः चालक को दिया गया आवेश, अतः चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, अतः चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। अब यही बात लिखनी है क्या? यानी कि जो ये Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। अभी जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है? तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है अपने पास C। कांस्टेंट क्या आता है? तो C आता है। तो यहाँ पे C की वैल्यू निकाल लो। C बराबर में हो जाएगा Q बटे में क्या हो जाएगा बेटा? V हो जाएगा। Q बटे में क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो C बराबर में क्या हो गया? Q बटे में V। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आप कह सकते हैं अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये बात लिख देते हैं बेटा, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके
विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक बेटा, वैद्युत धारिता कहते हैं। अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसका बेटा मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा, आप मात्रक बता सकते हैं क्या होगा इसका मात्रक? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब बेटा विभव का मात्रक होता है वोल्ट। या इसी को बोल दो बेटा फैरेड। क्या बोल देते हैं? फैरेड। ये एसआई यूनिट होता है। इसका क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट होता है, यानी फैरेड बोल दो या तो कूलाम प्रति वोल्ट बोल दो, कूलाम प्रति वोल्ट बोल दो। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो बेटा डायमेंशन फार्मूला आप बता सकते हैं। इसकी जो बीमा होती है, आवेश की बीमा हो गई 80, आवेश की बीमा क्या हो गई 80, और आवेश की बीमा 80 हो गई। अब इसकी बीमा निकालनी है किसकी? विभव की बीमा तो पता है ML2T-3। T- में क्या होता है बेटा? 3 होता है। अब यह तो निकालना हम आपको बता दें। कार की बीमा क्या होती है? तो कार की बीमा होती है, कार की बीमा आपको पता होना चाहिए, कार की बीमा होती है बेटा ML2T-2 होता है। कार की बीमा हो गई है, तो कार की बीमा क्या हो गई? ML2T-2। अब बेटा जब किसी अब विभव की डेफिनेशन क्या होती है? अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो कार की बीमा हो गई बेटा क्या? ML2T-3। अब आवेश की बीमा क्या होती है? तो आवेश की बीमा होती है बेटा 80 होती है, 80। अब यहाँ पे रख दो दोनों की बीमा, तो दोनों की बीमा रख देंगे तो ML2T-2 और आवेश की बीमा क्या हो गई? तो आवेश की बीमा हो गई 80 हो गई। तो इसकी बीमा कितनी आ गई? ML2T-3 और A- में क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। A- में क्या आ गया? 1 आ गया। A- में क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसका जब डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? तो ML2T-3 A- में 1, A- में क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। ठीक। अब ये आवेश की बीमा हो गई 80, आवेश की बीमा क्या हो गई? 80 हो गई। अब विभव की बीमा क्या होती है? तो विभव की बीमा होती है ML2T-3 A- में 1। अब बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? m की पावर -1, l की पावर -2। अब ये माइनस का 3 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये 1 मिलकर क्या होगा? t की पावर 4 हो जाएगा। ये a की पावर -1 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और एक ये ऑलरेडी है, तो a की पावर क्या हो जाएगा बेटा? 2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? तो m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। तो बेटा डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना आ गया। ये बेसिक बातें हमने आपको बता दी। तो डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है बेटा फैरेड होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? फैरेड होता है। बेटा अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगे। आइए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा हम लोग क्या समझते हैं? तो अब जैसा कि आपको पहले वाली बातें सभी समझ में आ गई होंगी, अब बेटा हम लोग क्या समझते हैं? विलगित गोली चालक। जैसा कि हमने आपको बताया होगा कि ये टॉपिक का आपको फील भी आ गया होगा। अगर बेटा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो विलगित गोली चालक क्या होता है? तो ऐसा कोई गोली चालक जो किसी अन्य गोली चालक से संबंधित ना हो, तो ऐसे गोली चालक को विलगित गोली चालक कहते हैं। ऐसा कोई गोली चालक जो किसी अन्य गोली चालक से संबंधित ना हो, तो ऐसे गोली चालक को क्या कहते हैं बेटा? विलगित गोली चालक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसा गोली चालक, ऐसा गोली चालक ऐसा गोली चालक जो किसी
अन्य गोली चालक से संबंधित ना हो, ऐसा गोली चालक जो किसी अन्य गोली चालक से संबंधित ना हो, विलगित गोली चालक कहलाता है। विलगित गोली चालक कहलाता है। ठीक बेटा, विलगित गोली चालक कहलाता है। अब ये जो विलगित गोली चालक होता है, अब ये विलगित गोली चालक कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए बेटा क्या निकालते हैं, व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, ठीक बेटा। माना कोई विलगित गोली चालक है, माना कोई विलगित गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। माना कोई विलगित गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। माना कोई विलगित गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। माना कोई विलगित गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। तो बेटा भाषा समझते हैं। माना कोई विलगित गोली चालक है, माना कोई विलगित गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, के। अब निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, 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 प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव को फाइंड आउट करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव निकालते हैं। उत्पन्न क्या निकालते हैं बेटा, उत्पन्न विभव निकालते हैं। तो विभव क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जब विभव निकालेंगे तो V बराबर फार्मूला पढ़ा है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। अब यहाँ पे त्रिज्या A है और ये एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। बना देते हैं समीकरण 1। बेटा इन डेरिवेशनों को ज्ञात करने के लिए या कोई भी डेरिवेशन में धारिता को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप एनी हाउ, किसी भी प्रकार आप क्या करें, विभव को निकाल लें। जब विभव को निकाल लें तो बेटा डायरेक्ट डेफिनेशन लगाएं आप वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या होती है, चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही तो क्या कहते हैं बेटा, हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे V का मान रख दो तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C बराबर, तो C बराबर आ जाएगा Q। V की वैल्यू क्या है, तो V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। अब Q बटे में क्या है बेटा, तो Q बटे में A है, Q बटे में क्या है, A। अब बेटा Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आएगी, C ही तो ये धारिता है, उसी को तो फाइंड आउट करना। तो C बराबर में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में A। अगर बेटा आपको स्टार्टिंग वाली बातें याद हो तो हमने आपको लिखाया होगा या बताया भी होगा कि जो धारिता होती है वो केवल दो बातों पर निर्भर करेगी, एक माध्यम पर निर्भर करेगी यानी कि विमा पर निर्भर करेगी और दूसरा किधर निर्भर करेगी, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो बेटा आपको पता त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार की क्या है, दूरी है, विमा, और एक बेटा किस पर निर्भर करेगी, माध्यम पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी, माध्यम पर। यानी कि दो बातों पे केवल निर्भर करेगी और किसी में भी निर्भर नहीं करेगी। तो ये
के तो क्या है, कांस्टेंट है, और 4 पाई भी एक प्रकार का क्या है बेटा, कांस्टेंट है। 4 पाई भी एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है। तो ये केवल 2 बातों पे निर्भर करेगी। कितने बातों पे निर्भर करेगी, 2 बातों पे निर्भर करेगी। कितने बातों पे निर्भर करेगी, 2 बातों पे। ठीक, एक तो बीमा पर निर्भर करेगा और दूसरा माध्यम पर निर्भर करेगी। ये याद रखेंगे, हर एक डेरिवेशन में हम आपको बताएंगे। देखो ये बीमा है और ये माध्यम है, केवल 2 ही बातों पर निर्भर करेगी, और वैद्युधारता जो होती है वो किसी पर निर्भर नहीं करती, ना तो क्यू पर निर्भर करती है और ना तो किस पर निर्भर करती है, वी पर निर्भर करती है। केवल 2 बातों पर निर्भर करती है, एक बीमा और दूसरा किस पर निर्भर करती है बेटा, माध्यम पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पे के की वैल्यू क्या रख दी जाए, तो के की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए, ठीक, सी बराबर में क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ए, इसको बना लिया जाए समीकरण 1। अगर के बराबर में 1 रख दिया जाए, यानी वायु रख दिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1 रखा तो क्या आ गया, ए, बना लिया समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया जाए, समीकरण 1 में 2 का क्या कर दिया जाए बेटा, भाग दे दिया जाए, 1 में 2 को क्या कर दिया जाए बेटा, भाग दे दिया जाए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए से ए कट गया, तो सी बटे में सी नॉट, सी बटे में सी नॉट। तो चालक की धारिता, ये सी क्या है बेटा, चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं। और आपको याद होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन हमारे पास और बन गई, यानी कि चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। बेटा ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला बन के आएगा। क्या आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता, धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता, निर्वात में चालक की धारिता, निर्वात में चालक की धारिता, निर्वात में चालक की धारिता निकालते हैं, चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को, के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक कहते हैं। चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बेटा ये सी बटे में सी नॉट इक्वल टू में क्या हो गया, के हो गया, यानी कि चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं। आई होप आप लोगों को विलगित गोली चालक और बेटा विलगित गोली चालक क्या होता है, तो ऐसा कोई गोली चालक जो किसी अन्य गोली चालक से संबंधित ना हो, तो ऐसे गोली चालक को विलगित गोली चालक कहते हैं। बेटा विलगित गोली चालक की धारिता निकाली, तो सी बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ए। बेटा जैसा कि आपको हमने बताया था कि धारिता केवल 2 बातों पर निर्भर करेगी, या तो विमा का निर्भर करेगी और या तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी, और बेटा तीसरी किसी बात पर निर्भर नहीं करती है। ठीक बेटा, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि विलगित गोली चालक के लिए व्यंजक। अब बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। माना x और y 2 प्लेट है, माना x और y 2 क्या है बेटा, अपने पास प्लेट है। x और y 2 क्या है बेटा, प्लेट है। ठीक है, x और y 2 क्या है बेटा, प्लेट है। अब ये प्लेटें थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हैं, तो थोड़ी सी इनको सीधी कर लेते हैं। ये एक x प्लेट है, सीधी नहीं बनेगी हमें लग रहा है। ये x प्लेट है, ये x प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है बेटा, y प्लेट है। ये x प्लेट और दूसरी कौन सी प्लेट है, y प्लेट है। ये एक x प्लेट और दूसरी कौन सी प्लेट है। माना x और y 2 प्लेटें हैं, माना x और y 2 क्या है बेटा, प्लेटें जो एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, समांतर है। माना x और y 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। x प्लेट पर धनावेश है, x प्लेट पर कैसा आवेश है, तो x प्लेट पर धनावेश है। x प्लेट पर कैसा आवेश है, तो x प्लेट पर धनावेश है।
प्रेरण के कारण वाई प्लेट की आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश है? तो वाई प्लेट की आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश है बेटा? माइनस आवेश है। वाई प्लेट की आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। और बाहरी सतह पे कौन सा आवेश है बेटा? तो बाहरी सतह पे प्लस आवेश है। बाहरी सतह पे कौन सा आवेश है बेटा? प्लस आवेश है। अब बेटा इस प्लस आवेश के यानी कि प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट के किससे जोड़ देते हैं? तो वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये अर्थिंग है। फिर से ध्यान समझिएगा। माना x और y दो प्लेटें हैं, माना x और y दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। x प्लेट पर धनावेश है यानी कि प्लस क्यू आवेश है। प्रेरण के कारण बाय द इंडक्शन प्रोसेस, यानी कि बेटा इसमें क्या होता है? इंडक्शन प्रोसेस होता है। प्रेरण के कारण y प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। और प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये बात लिख देते हैं। माना x और y, माना x और y दो प्लेटें हैं। माना x और y दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर है। जो एक दूसरे के कैसे बेटा? समांतर है। समांतर है, ठीक है, समांतर है। एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा प्रेरण के कारण वाई प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो बेटा क्या है? x और y दो प्लेटें हैं। x और y दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर है। x प्लेट धनावेशित है यानी कि प्लस क्यू आवेश है तथा y प्लेट की प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं? x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यहां पे लिखते हैं x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसीलिए कहते हैं बेटा आपका पुराने वाले लेक्चर्स पढ़े होने चाहिए। गॉस की प्रमेय में हमने एक डेरिवेशन किया था यानी कि एप्लीकेशन किया था गॉस की थ्योरम का। अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E बराबर आया था बेटा, E बराबर आया था सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे में क्या आया था बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। और बेटा हमने एक आपको बताया होगा, ये इस प्रकार का बोला होगा, दी सेटअप कॉल कैपेसिटर, दी सेटअप कॉल बेटा कैपेसिटर, ठीक। अब इसके कारण अगर आपको याद ना हो फिर भी हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वो बाहर की ओर होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो किधर की ओर होगी बेटा? अंदर की ओर होगी। किधर की ओर होगी बेटा? अंदर की ओर होगी।
अब ये इस प्रकार से रखी है, ये प्लस क्यू आवेश का उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन वो बाहर की ओर है, और इस प्रकार से ये माइनस रखी है, तो E2 जो है ना वो इसके लिए किसकी ओर है, अंदर की ओर है। अब दोनों की जब डायरेक्शन सेम थी तो ई नेट का जब मान निकाला गया था तो क्या कर दिया गया था, E1 प्लस में क्या कर दिया था बेटी E2 और सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट और आधा आधा जोड़ दिया गया था, तो E बराबर आ गया था मान बेटा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। यही तो बताया था। अनंत विस्तार की अचानक चादर के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E बराबर, यानी कि जो संधारित्र के अंदर केंद्र पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E बराबर में आया था सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक, तो x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट यूज करेंगे क्या बेटा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये तो निकालिए बेटा। अब x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न क्या निकालते हैं, विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव। x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न बेटा वैद्युत विभव। अब उत्पन्न वैद्युत विभव निकालते हैं, x और y प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, उत्पन्न वैद्युत विभव। तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो बेटा E बराबर आपने पढ़ा होगा माइनस का डेल्टा V बटे में डेल्टा x हमने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे हम विभव V से लिखेंगे और दूरी को किससे लिखेंगे, E से लिखेंगे। तो E बराबर में क्या आ गया, V बटे में D आ गया। अब बेटा यहाँ पे माइनस कुछ और नहीं बता रहा था, माइनस कमी को बता रहा था, तो यहाँ पे माइनस को हटा देंगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो V की वैल्यू आ जाएगी ED आ जाएगी। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V बराबर में आ जाएगा ED। अब यहाँ इसको बनाएंगे समीकरण 2 और यहाँ पे लिखेंगे भी, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, विभव प्रवणता में संबंध से है, यानी कि V बराबर में E इंटू में D, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के किसमें है बेटा, संबंध से है। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन बेटा फर्स्ट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक, इसको ना बनाओ समीकरण दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो। V बराबर में क्या आ गया, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो गया बेटा, D हो गया, इंटू में क्या हो गया, D हो गया। अगर आपको याद हो, क्या हमने उसी में एक डेफिनेशन बताई होगी बेटा आपको क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व की। तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की जगह क्या लिख देंगे, Q बटे में A, क्या लिख देंगे बेटा, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, D हो जाएगा। और हमने आपको बताया था सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही आपकी होनी चाहिए। डेरिवेशन इसमें बहुत सरल है, डेरिवेशन तो कई पढ़ेंगे लेकिन हर एक डेरिवेशन बहुत सरल है। पहली आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सबसे पहले बेटा आपको कुछ नहीं निकालना, विभव को निकाल लेना। जब विभव निकाला है ना तो आप क्या लिख देंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से। अब ये वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको पता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती वृद्धि अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे V की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ बेटा उठा के रख दो C बराबर, तो क्या हो जाएगा Q, V की वैल्यू रखना है तो V की वैल्यू कितनी है, Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है बेटा D, Q से Q कट गया तो C बराबर में क्या आ गया, तो C बराबर में आ गया A एप्सिलॉन नॉट बटे में D, A एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आ गया बेटा, D आ गया। अब जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो वैद्युत धारिता है प्रत्येक डेरिवेशन पढ़ेंगे ये केवल दो बातों पे निर्भर करेगा। एक तो बेटा किस पर निर्भर करेगा, एक ये निर्भर करेगा
विमा पर निर्भर करेगा और बेटा दूसरा किस पर निर्भर करेगा, तो दूसरा माध्यम पर निर्भर करेगा और तीसरी किसी बात पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो ए और डी तो ये डायमेंशन हो गया और बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा, माध्यम हो गया। तो आई होप समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो बेटा, क्योंकि बेटा हम पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए कि एनी हाउ आपको किसी भी प्रकार समझ में आए। हर एक बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रत्येक बात का हम डिस्कशन कर रहे हैं, छोटा हो कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, तो माना एक्स और वाई प्लेट है, एक्स और वाई प्लेट है दो जो एक दूसरे के समांतर है। एक्स प्लेट धनावेशित है, प्रेरण के कारण वाई प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बेटा, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। एक्स और वाई प्लेट के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से निकाला, ये बता भी चुके हैं। एक्स और वाई प्लेट के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V बराबर में ईडी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवानुपातता के संबंध से V का मान निकाले, विद्युत धारिता की परिभाषा लगा दिया कर दिया। अब बेटा C बराबर में आ गए ए एप्सिलॉन नॉट, बाई में क्या आ गया बेटा D। आई होप आप लोगों के दोनों डेरिवेशन और विलगित गोली चालक की डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये डेरिवेशन और ये लेक्चर जो 16 है ना, ये एक बेसिक लेक्चर है, संधारित्र का आपका एप्टीट्यूड चेंज कर देगा। अगर आपने संधारित्र का ये पहला लेक्चर देख लिया तो आपको बेटा संधारित्र नामक जो चैप्टर है, एक कीड़ा है ना, ये आपको बिल्कुल एक यानी बेसिक टू एडवांस सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बेटा कुछ नहीं करना, इस लेक्चर्स को केयरफुली आपको देखना है, नोट्स को बनाना है, अपने हाथों से बनाना है और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।